नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, हम एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि हम भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि भारत की सरकार और भारतीय शासन व्यवस्था किस तरीके से काम करता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारी वीडियो जाएंगी, एक पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से हम आज पहली वीडियो के रूप में इसका हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था इसको हम कहते हैं, या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, इसकी पूरी सीरीज लेकर के आएंगे और भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से काम करती है वो हम अलग अलग वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो इसका पूरा शेड्यूल है कि ये कब कब कौन सी वीडियो आएगी, ये मैं आपको पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, पूरा टाइम टेबल पोस्ट कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियो जाए वो लाइव वीडियो आए। ठीक है, क्योंकि आप लाइव जान सके, आप वहाँ पे क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकेंगे और हम उसका भी जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी का ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो हम देखते हैं कि भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस तरीके से काम करती है। तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है भारत को। यहाँ पे करीब 96 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ऊपर से लेकर के और नीचे तक की व्यवस्था में हर जगह पर प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम सबसे ऊपर की बात करें तो राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, सबसे मतलब टॉप मोस्ट के व्यक्ति हैं, वो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी चुन करके आते हैं। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इस तरीके से जब हम एकदम गाँव के स्तर पर आते हैं जब, तो वहाँ पे वार्ड मेंबर्स हो गए, ठीक है, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये सब भी चुने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिस्टम है कि जिसको जनता चुनती है वो शासन करता है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक ये व्यवस्था बनाई गई है। इसीलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से या बड़ा देश है इसलिए बड़ा नहीं कहा जाता, बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर स्तर पे ये सिस्टम बनाया गया है कि जो जनता के प्रतिनिधि होंगे उन्हीं के जरिए सरकार चलेगी। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो एक तरह से कहें कि जनता से वोट लेना है, इसलिए उनके लिए काम करेंगे। हालांकि वो कितना काम करते हैं वो एक अलग बात है। तो आज हम क्या सीखेंगे, तो भारत की पूरी राजनीतिक ढांचा किस तरीके का है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, भारत में 3 तरीके की सरकार चलती है। 2 सरकार हम सभी लोग जानते हैं, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, और इसके बाद तीसरे स्तर पर आता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जो कि हमारे देश में ये व्यवस्था बनाई गई है और इसका अंतर्गत नगर निगम, नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सब आते हैं। इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। इसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों, भारत में कई सारे विषय हैं और जब यहाँ पे 3 तरह की सरकार चलती है, लेकिन मुख्यतः 2 तरह की सरकार चलती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो भारत में एक सूची बनाई गई है, एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है या जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है, और किन किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही विषय पर दोनों कानून बनाने लगे हैं तो हमेशा दोनों में कन्फ्लिक्ट होते रहता है, झगड़ा होती रहेगी। तो इसके लिए एक पूरी सूची हमारे संविधान में बनाई गई है, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं, मतलब भारत में इमरजेंसी कब लगती है, कैसे लगती है, इससे क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब जानेंगे। और इसके बाद भारत का सिस्टम, यूएसए का सिस्टम और यूके का सिस्टम, मतलब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से चलती है, यूके की किस तरीके से चलती है, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था पहले। इसके अलावा यूएसए यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ की व्यवस्था किस तरीके से चलती है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हम ये सब जानेंगे। और इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम भारत की लोकसभा, ठीक है, जो भारत की लोकसभा है इससे शुरुआत करेंगे, और इसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा, और इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है किस तरीके से विधानसभा, विधान परिषद किस तरीके से काम करते हैं, ये सब अलग अलग वीडियोज़ में हम जानते जाएंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं भारत की जो एकदम बुनियादी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है वो एक संविधान से चलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ संविधान बनाई गई है और संविधान में एक चीज़ जोड़ा गया है जिसको कहते हैं प्रियम्बल। ठीक है, उद्देशिका, ठीक है, या प्रस्तावना जिसको आप कह सकते हैं, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं।
ये जो शब्द हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, संविधान में ये जो 5 शब्द दिए गए हैं, या फिर हम भारत के लोग, इसके बारे में मैंने प्रियम्बल पर एक वीडियो बनाया है जिसमें कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रियम्बल की उसके मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पे मैं आपको इन बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोगों का मतलब है भारत के सभी नागरिक। ठीक है, सभी लोग। अब बात करते हैं कि सोवरिन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाया गया है। यानी कि एक ऐसा देश जो कि किसी भी फैसले को करने के लिए स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में नहीं है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की या WHO की या WTO की, तो इन सभी के सदस्य हम अपनी स्वेच्छा से बने हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से संयुक्त राष्ट्र संघ के या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के या कॉमनवेल्थ के, इस सब के सदस्य हम अपनी मर्जी से बने हैं। अगर हम चाहें तो उनकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मतलब भारत को जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और जब हमारा संविधान बनाया गया उसमें भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र दिखाया गया। ठीक है, वहाँ पे पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाया गया कि भारत किसी भी विषय पर खुद स्वतंत्र है। वो किसके साथ दोस्ती करेगा, किसके साथ व्यापार करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, ये सब भारत के अपने अधिकार हैं। ठीक है, यानी कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ये कहने का मतलब है सोवरी का। ठीक है, यानी कि हम एक संप्रभु देश हैं जिसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, और भारत किसी भी तरीके का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है अपने देश के बारे में। ठीक है, किसके साथ दोस्ती रखनी है, किससे क्या खरीदना है, किसको क्या बेचना है, ये सब जब संविधान हमारा बना है, हमारा संविधान आज भी जो है वो पूरी तरीके से ये आज़ादी देता है कि भारत पर किसी और देश का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम अपनी मर्जी से भारत जो है वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा है सोशलिस्ट। इसका मतलब होता है समाजवादी। दोस्तों, मुख्यतः किसी भी देश में 2 तरीके की व्यवस्था होती है, उसको अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। एक होता है समाजवादी और एक होता है पूंजीवादी। समाजवादी का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर कि अधिकतम जो संसाधन है वो सरकारी होंगे। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे एक अलग से पेज बना करके मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज होता है समाजवादी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समाजवादी का अर्थ होता है समाजवादी। ठीक है, समाजवादी का अर्थ होता है एक ऐसा देश जिसमें कि अधिकतम जो संसाधन है वो सरकारी होंगे। ठीक है, सरकारी होने से फायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ अगर सरकारी है इसका मतलब है कि वो जनता की है। ठीक है, मतलब जनता के लिए वो यूज होगी। जैसे मान लीजिए कि दूसरी एक जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि कोई एक पूंजीपति होते हैं और वो पैसा लगा करके, और एक अपना जो अधिकतर संसाधन होता है उस पर उनका अधिकार होता है। तो कोई अगर मान लीजिए कोई खास व्यक्ति है वो पैसे लगा करके कोई काम करेगा तो उसका मेन उद्देश्य होगा कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाए। तो इसके लिए क्या करेगा कि वो आम लोगों के पहुंच से दूर रहेगा। जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वो क्या है, वो एक पूंजीवादी व्यवस्था की चीज़ है। उसमें क्या होगा कि सभी लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक सरकारी स्कूल है वो क्या है, वो एक समाजवादी विचारधारा का है। उसमें क्या होगा कि अधिकतर लोग, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सबका अधिकार है पढ़ना। ठीक है, मतलब सरकारी अगर कोई भी चीज़ आती है तो हम कहते हैं सरकारी है, इसका मतलब है वो जनता का है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट वो किसी कंपनी का है, किसी व्यक्ति का है, तो इसका मतलब है कि वो पूंजीवाद के अंदर आ गया। अब वो जिसको चाहे उसको उपयोग करने देगा, जिसको चाहे उसको नहीं करने देगा। तो यहाँ पे हमारे देश को एक समाजवादी देश बनाया गया और ये कहा गया कि जो भी संसाधन होंगे यहाँ पे, वो अधिकतर संसाधन जो होंगे वो सरकारी होंगे, वो सरकार के नियंत्रण में होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले रेलवे, एयरपोर्ट्स, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, शुरुआत में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सभी चीज़ें अधिकतर सरकारी ही बनाई गई थी। बाद में सरकारी अच्छे से काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है करके
और उसको ठीक करने के बजाय उसको प्राइवेट हाथों में दिया जाने लगा, ठीक है, और वहाँ पे पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। कई बार भारत में ये बहस उठती है कि जो संविधान में समाजवादी शब्द है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, लेकिन दोस्तों इसको हटाने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो गरीबों का होगा। फिर उसके बाद पता चलेगा कि गरीबों के पास मतलब अभी तो मान लीजिए सरकारी स्कूल अगर है, कहीं पर भी है, अगर वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं भी होती है तो ये संभावना है कि कुछ वर्षों बाद उस वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होने लगे। लेकिन जब उसको बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ प्राइवेट स्कूल से चलेंगे, तो गरीबों के बच्चे सही में पढ़ नहीं पाएंगे। या फिर वैसे हॉस्पिटल्स हैं, मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हो सकता है अभी अच्छे से इलाज ना होता हो, तो अगर वहाँ पे सरकार ध्यान दे तो वहाँ पे अच्छे वो मतलब सुविधाएं मिल सकती है। हो सकता है कि सुधर जाए सरकारी जो अस्पताल है, अच्छे हो सकते हैं। देश में कई सारे सरकारी अस्पताल अच्छे हुए हैं, दिल्ली में ये करके दिखाया गया है। लेकिन अगर उसको बंद कर दिया गया और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही रहेंगे, प्राइवेट स्कूल्स ही रहेंगे, तो पता चलेगा कि जो गरीब लोग हैं वो कभी भी उसके अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भारत को जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने भारत को एक समाजवादी देश बनाया ताकि वहाँ पे अधिकतर जो चीज़ें हों वो सरकारी हों। तीसरा है सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी, एक तरह से कहें कि राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म के माध्यम से उपासना कर सकता है, पूजा कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई किसी व्यक्ति को इस बात के लिए नहीं टॉर्चर कर सकता कि तुमको यही धर्म मानना है, तुमको यही मतलब जो सिस्टम है वो अपनाना है, यही काम करना है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हो, वो अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर सकता है, ठीक है। और मतलब पूजा अर्चना करे वो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे कि मतलब जिससे जनता का नुकसान हो वैसा काम नहीं करना है। लेकिन पूजा अर्चना अपने हिसाब से हर कोई कर सकता है, ठीक है। तीसरा है, अगला है चौथा, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जहाँ पे जो सरकार होगी वो जनता द्वारा चुनी गई होगी, ठीक है। तीन तरह की व्यवस्थाएं बेसिकली मानी जाती है। एक होता है मोनार्की, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है कि राजतंत्र जिसको कहते हैं, उसमें राजा रानी होते हैं, मतलब राज परिवार होता है, राजा होते हैं, उसके बेटे राजा बनते हैं, इस तरीके से सरकार चलती है। दूसरा होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, तानाशाह होते हैं, ठीक है, वो तानाशाह होते हैं, वो सरकार चलाते हैं। और तीसरा होता है डेमोक्रेसी। बेसिकली अधिकतर अगर देशों में देखा जाए तो इन्हीं तीन में से किसी एक की सरकार चलती है। तीसरा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो लोग सरकार चलाएंगे वो जनता द्वारा चुने गए होंगे, ठीक है, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र में हमारे यहाँ क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनको जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। मतलब जनता जो होती है वो सांसदों को चुनती है, सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो असली ताकत है फैसले लेने की, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है, ठीक है। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा, देश का जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति होगा, वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ठीक है, यानी उसका चुनाव होगा। राष्ट्रपति हमारे यहाँ सबसे बड़े होते हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो चुने जाते हैं और भारत के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो काम करने की ताकत होती है, जो वास्तविक शक्तियाँ होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और वो जो होते हैं वो भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो रिपब्लिक यानी गणराज्य को या गणतंत्र को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र है, यानी कि वहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, वही सब डिसीजन लेंगे। लेकिन जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होगा वो वहाँ के जो राज परिवार के लोग हैं, वहाँ के राजा हो गए या महारानी हो गई, वो होती हैं, ठीक है। लेकिन भारत में ये सिस्टम बनाया गया कि यहाँ पे जो सबसे टॉप पे होगा वो भी जनता द्वारा चुना होगा, जिसके पास शक्तियाँ होगी वो भी जनता द्वारा ही चुना गया होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रियम्बल की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो। इसी तरीके से हम आगे बहुत सारी वीडियोज दोस्तों लेकर के आएंगे और सारी चीज़ें जानेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी भारत में संसदीय व्यवस्था को ही क्यों चुना गया, ये यहाँ पे बताया गया है।
दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिका में सबसे ऊपर जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, और वहाँ पे राष्ट्रपति ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री वगैरह का कोई मतलब वहाँ पे रोल नहीं है, या पद ही नहीं है, प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है वहाँ पे अमेरिका में, ठीक है। भारत में ये चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि पीएम जो होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं बल्कि सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर, हमारे यहाँ के अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि संसदीय व्यवस्था में सरकार रोज जवाबदेह होती है। संसदीय व्यवस्था में एक चीज आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हमेशा संसद में जाते रहते हैं। जब भी संसद का सत्र चलता है उनको वहाँ पे सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर जनता का कोई मुद्दा है तो उस पर वहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, उनको जवाब देना होगा। हालांकि अभी के समय में आप अगर गौर से देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे संसद में चर्चा नहीं होती है, अलग अलग बातें करके, और मतलब एक तरह से कहें कि देश की जनता का पैसा भी बर्बाद किया जा रहा है और सही से काम भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो सिस्टम हमारे यहाँ बनाया गया था वो इस तरीके से बनाया गया था कि वहाँ पे प्रधानमंत्री होंगे, सारे मंत्री होंगे, और जो भी जनता का सवाल होगा उसका जवाब वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीएम को पार्लियामेंट में हमेशा विश्वास मत चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री के पास हमेशा ही लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य उस समय होंगे उनमें से आधे से अधिक हमेशा प्रधानमंत्री के सपोर्ट में होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रह पाएगा। अगर आधे से अधिक लोग उसके सपोर्ट में नहीं हैं तो सरकार गिर जाएगी, मतलब बीच में भी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री होंगे उनको अच्छा काम करना होगा हमेशा, ताकि आधे से अधिक एमपी जो हों वो उनके सपोर्ट में हो। हालांकि अब सिस्टम ऐसा हो गया कि एक तरीके से कहें कि अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं भी करते हैं फिर भी उनकी पार्टी के अगर एमपी हैं तो वो जाहिर सी बात है कि उनको उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे, वो वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन जो सिस्टम हमारा बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि अगर प्रधानमंत्री कोई गलत काम करें तो जो एमपी होंगे वो अपना समर्थन वापस नहीं देंगे, और ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी, ठीक है। अगर राष्ट्रपति वाला सिस्टम होता तो इसमें बड़ा दिक्कत होता। अब बात करते हैं कि हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया था जो कि यूके से प्रेरित है। इसमें प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनाए रखता है, यानी कि प्रधानमंत्री हमेशा जवाबदेह होते हैं। अगर प्रेसिडेंट सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंट को सीधे चुना जाता है, जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब बात करते हैं कि भारत में 3 स्तर की सरकार चलती है, ठीक है। 2 सरकार हम सभी लोग जानते हैं, एक तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय सरकार, लेकिन स्थानीय स्वशासन ही ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे स्वशासन हम लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 स्तर के, एक होते हैं केंद्र सरकार जिनमें कि प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, जिनके पास संघ सूची के जो विषय हैं उन पे अधिकार है फैसले करने का। आगे हम उसके बारे में जानेंगे, संघ सूची, ठीक है। ये जो होते हैं राज्य सरकार जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य का मंत्रिपरिषद होता है जिसको हम राज्य सूची कहते हैं, और ये जो होते हैं वो ग्राम स्तर पे या नगर स्तर पे होते हैं, जैसे कि नगर निगम हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, नगर पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है। इसकी बात हम आगे करेंगे एक एक करके। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार जो कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, संविधान के 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट बनाया गया है जिसको कि हम लोग संघ सूची कहते हैं, ठीक है। संघ सूची, इसमें क्या होता है कि संघ सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। टोटल 98 यानी कि 98 विषय हैं इसमें अभी के समय में। इसमें क्या होता है कि कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में हो गया, विदेश नीति हो गई, रेलवे हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, या फिर इसके अलावा जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर्स के बारे में चीज़ें हो गई, स्पेस अंतरिक्ष वाला हो गया, हवाई वायुयान सेवा हो गई, ये सब क्या है केंद्र सरकार के हाथों में है। या फिर जो डिफेंस हो गया या जो आर्मी वगैरह की सिस्टम है वो सब केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। इसमें टोटल 98 विषय है। इस पर भी मैंने बहुत पहले पूरा वीडियो बनाया था तीनों के बारे में, लेकिन अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में ही मैं आगे इस सीरीज में पूरा वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अभी जो है हम एक ब्रीफ देख रहे हैं
कि हम क्या क्या सीख रहे हैं, और इसके बाद जब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो हर वीडियो के बारे में हम आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताते चलेंगे। और इसके लिए मैं कुछ सप्ताह में डेट डिसाइड कर रहा हूँ। उस डेट को एक निश्चित टाइम पर हमारी वीडियो आएंगी, जिसमें कि हम पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है, पूरी जो इंडियन पॉलिटी है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे, बताते चलेंगे। और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो सब भी हम जानते रहेंगे उसमें। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है, आगे हम इसके बारे में और देखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रक्षा के बारे में बात करते हैं कि यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो सब। विदेश नीति जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो भारत सरकार है वो बोलेगी कि हम मान लीजिए किसी देश के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, और भारत की कोई राज्य बोलेगा कि नहीं हम उसके साथ दोस्ती रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। विदेश नीति जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर केंद्र सरकार बोलेगी कि ये देश हमारा दोस्त है तो वो देश सभी राज्यों का दोस्त है, और अगर बोलेगी कि ये देश जो हमारा दुश्मन है तो वो सभी का दुश्मन है। ठीक है, मतलब जो विदेशों के साथ समझौता होगा, जो विदेशों के साथ ट्रेड होगा, वो केंद्र सरकार के आदेश पर ही होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र सरकार मान लीजिए पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करने पर, मतलब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार करने पर अगर रोक लगा दे केंद्र सरकार, तो ऐसा नहीं है कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य कहे कि नहीं हम तो व्यापार करेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक ढंग है। ये अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है कि विदेश नीति किस तरीके से चलेगी। ठीक है, रेलवे जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, संचार जो कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल वगैरह, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, वो सब केंद्र सरकार के पास है। मुद्रा यानी कि जो रुपए होते हैं, रुपए छापना, रुपए की वैल्यू क्या होगी, ये सब जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, इसके अलावा जो हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर की, परमाणु बम किस बनेगा या जो भी चीज़ें हैं वो सब केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा स्पेस, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष चीज़ें जो होती हैं जैसे इसरो वगैरह, वो सब केंद्र सरकार के पास हैं। ठीक है, कोई राज्य अपने हिसाब से कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता जब तक कि केंद्र सरकार की सहमति ना हो, केंद्र सरकार न कहे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कहेगी कि नहीं हमें कोई सैटेलाइट इस तरीके का लॉन्च नहीं करना है, और भारत का कोई राज्य है वो अपना सैटेलाइट बना करके लॉन्च कर दे। ये सब नहीं किया जा सकता। मतलब वो सब जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के पास है, और उस पर केंद्र सरकार ही फैसला कर सकती है, या संसद ही कानून बना सकता है। जो राज्य के विधानसभा या विधान परिषद है वो कानून नहीं बना सकते। दूसरा है जिसको हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, इसको कहते हैं राज्य सूची। ठीक है, इसको कहते हैं राज्य सूची। इसमें क्या होता है कि इसको राज्य सरकार कंट्रोल करती है, यानी कि इस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे कि पुलिस वगैरह हो गए, कानून व्यवस्था। ठीक है, दूसरा है स्वास्थ्य जो पब्लिक हेल्थ हो गया। तीसरा है कृषि। चौथा है स्थानीय सरकार। पांचवा है सट्टा और जुआ यानी कि जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग होता है। इसके अलावा जेल हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़क हो गया। ठीक है, सड़क भी दो तरह के होते हैं। एक नेशनल हाईवे होते हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। जो स्टेट हाईवे होते हैं या गांव के जो चीज़ें होती हैं वो सब राज्य सरकार के हाथों में होती है। इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन होता है, यानी कि जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, जिसको हमने तीसरी सरकार के रूप में पढ़ा है, आगे जब हम पढ़ेंगे, वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है। यानी कि राज्य के अंदर जो नगर निगम का चुनाव होता है, ठीक है, जो नगर पालिका परिषद का चुनाव होता है या नगर पंचायत का चुनाव होता है या मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का, वार्ड सरपंच, ठीक है, या पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, ये सब राज्य सरकार करवाती है। ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार इसके लिए चुनाव नहीं करवाती, राज्य सरकार करवाती है। ये राज्य सरकार के पावर्स हैं। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। अभी बात करते हैं कि इसमें अभी के समय में टोटल 61 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें 61 विषय जोड़े गए हैं इस तरीके के। तो पहला पुलिस दे दिया गया, यानी कि जो पुलिस और कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। जैसे कि जो एसपी वगैरह होते हैं, एसपी हो गए, डीएम हो गए, जो जनरल पुलिस होती है हमारे यहाँ, वो सब राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, या वैसे एजेंसियाँ या वैसे पुलिस आते हैं जो मतलब एक तरह से कहें कि स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षा देने के लिए जाती हैं, या फिर जो भारत के बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है तो प्रोटेक्शन करते हैं। वो सब जो चीज़ें होती हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। लेकिन राज्य सरकार के पास क्या होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है,
जो थाने होते हैं, COS, DOS, DM, ये सब क्या होते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अगला है स्वास्थ्य, जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो सब राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ये स्थानीय सरकार, जिसको हम लोग अभी आगे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अगला है सट्टा और जुआ, ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हालांकि इस पर कई तरीके के प्रतिबंध अब लगा दिए गए हैं। अब पढ़ते हैं, ये हमने यूनियन लिस्ट पढ़ लिया। ठीक है, ये स्टेट लिस्ट, ये कंकरेंट लिस्ट। ये एक चीज़ समझिए कि कुछ विषय हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनको समझ में आया कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो इस पर कानून बना सके अपने अपने स्तर से। ठीक है, तो उसको एक सूची बनाई गई जिसका नाम रखा गया समवर्ती सूची। ठीक है, जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें इसको रख दिया गया, जैसे कि शिक्षा हो गया, एजुकेशन, इस पर दोनों ही जो है वो कानून बना सकते हैं और दोनों ही काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक केंद्रीय विद्यालय होता है, ठीक है, जिसको CBSE से मान्यता प्राप्त होती है, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, और एक होता है राज्य बोर्ड, जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। तो इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला हो गया वन, यानी कि जंगल। ये भी दोनों के विषय में रख दिया गया, यानी कि दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में टकराव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, केंद्र सरकार वाला नियम ही माना जाता है। ठीक है, तो जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें 52, अभी के समय में 52 विषय हैं, 52 चीज़ें हैं, जैसे कि विवाह अधिनियम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, CRPC जो लॉ हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आगे बात करते हैं कि जब अगर कन्फ्लिक्ट कभी भी होगा इसमें तो केंद्र सरकार जीतेगी, ये अधिकतर चांस होते हैं। दोस्तों एक और चीज़ हमें समझनी है कि मान लीजिए कि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि राज्य में कोई सरकार न हो, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो वैसी स्थिति में जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, और केंद्र सरकार ही बनाती है वैसी स्थिति में, क्योंकि राज्य में सरकार है ही नहीं। ये तीसरा स्तर का सरकार है जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि पंचायतों के चुनाव होते हैं। तो ये 3 स्तर का होता है। एक को हम कहते हैं जिला परिषद, एक होती है पंचायत समिति, और सबसे नीचे होते हैं ग्राम पंचायत, जिसमें मुखिया वगैरह ये सब होते हैं। तो इस पर अलग से एक एक वीडियो जब बनाएंगे तब आप और हम अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, आपको अच्छे से समझा पाएंगे हम। इसमें एक ही वीडियो में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको रखते हैं आगे। और ये गठबंधन की सरकार, इस पर हमने आगे वीडियो बनाया हुआ है NDA और UPA पे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमारे देश में केंद्र सरकार में मतलब एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272, ठीक है, 272 सांसदों की आवश्यकता होती है, MP की आवश्यकता होती है लोकसभा की। तो एक पार्टी जो होती है वो अकेले उतने सांसदों को अपने पार्टी, मतलब एक ही पार्टी को उतने सांसद नहीं हो पाते। तो वैसी स्थिति में हमारे देश में मुख्यतः 2 गठबंधन बनाए गए थे। ठीक है, जिसको कि मतलब एक तरह से कहें कि जो मिल करके कई सारी पार्टियां और सरकार चलाती थी। जैसे कि UPA था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें क्या था कि इसमें कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, वो इसका नेतृत्व करती है, और 2004 से लेकर के 2014 तक इसी पार्टी की सरकार बनी। अभी के समय में यही जो गठबंधन है उसने अपना नाम बदल करके इंडिया कर दिया है। ठीक है, जो इंडिया गठबंधन है वो बेसिकली जो UPA है वही है। दूसरा है NDA, जिसके कि अभी सरकार चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या है कि ये एक तरीके से कहें कि इसमें BJP जो है वो मुख्य पार्टी है, और उसके नेतृत्व में कई सारी जो पार्टियां हैं वो मिल करके ये गठबंधन चलाती हैं। ठीक है, ये जो है 2004 में बनाया गया था, ये जो है 1998-99 में बनाया गया था। ठीक है, और इससे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इससे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और वहीं रहे थे 14 तक प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे बात करें कि आपातकाल के बारे में, तो हमारे देश में 3 तरह के मुख्यतः आपातकाल लगाए जाते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जिसमें युद्ध या बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों ये जो सशस्त्र विद्रोह है इसको पहले आंतरिक
जो है आंतरिक विद्रोह कहा जाता था, या आंतरिक एक तरह से कहें कि आंतरिक मतलब दृष्टि से कोई दिक्कत हो गया है, ये बातें कही जाती थी। इसको बाद में चेंज करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, यही आपात इसी का हवाला दे करके और 1975 में आपातकाल देश में लगाया गया था। ये कई बार लगा है। ठीक है, 1962 में लगा, 1971 में लगा, 1975 में। जिस आपातकाल की भी बात होती है, हमेशा आपातकाल की चर्चा होती रहती है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था 1975 का, वो इसी से लगा था। ठीक है, आंतरिक एक तरह से कहें कि विद्रोह एक तरह की चीज़ें कह करके और लगाया गया था कि आंतरिक अशांति कह करके। ठीक है, कि आंतरिक अशांति के कारण यह आपातकाल लगाया जा रहा है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन। ये किसी राज्य में लगता है। अब तक इसका 120 से अधिक बार इस्तेमाल हो चुका है। मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हुआ और वहाँ पे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही है, या वहाँ पे सरकार विफल हो रही है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जाता है। तीसरा है आर्थिक आपातकाल, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है, यानी कि देश में अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए तो वैसी स्थिति में आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। आगे बात करते हैं कि अलग अलग देशों के साथ अगर तुलना की जाए भारत की, तो जो सिस्टम है भारत की वो पार्लियामेंट्री है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल है, यानी राष्ट्रपति वाला सिस्टम है, और यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के पास असली पावर होता है। यूएसए में ये राष्ट्रपति के पास असली पावर होता है, और यूके में भी प्रधानमंत्री के पास ही पावर होता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के शासक होते हैं भारत में। बाकी जो असली पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। यूएसए की अगर बात करें तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास असली पावर होती है, और जो ये यूके की बात करें तो यहाँ पे किंग और क्वीन जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की, तो भारत में रिटन संविधान है, लिखित संविधान है। अमेरिका में भी लिखित संविधान है, जबकि यूके में अनरिटन संविधान है, वहाँ पे संविधान लिखा हुआ नहीं है। भारत में क्विसी फेडरल सिस्टम है। अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में और अमेरिका में दोनों जगह पे फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। भारत जो है वो एक राज्य है, मतलब एक बड़ा सा देश है। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं, मतलब देश पहले है, इसके बाद राज्य बने हैं। जबकि अमेरिका जो है वो कई सारे छोटे राज्य थे, वो सब मिल करके एक देश बने हैं। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस ये है कि भारत पहले देश है। ठीक है, मतलब एक देश है, और देश को सही तरीके से चलाया जा सके इसके लिए छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं। जबकि अमेरिका क्या है कि कई सारे पहले से छोटे छोटे राज्य थे, वो मिल करके एक बड़ा सा देश बने हैं। ठीक है, दोनों ही फेडरल सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। ठीक है, ये जो है वो यूनिटरी है सिस्टम वहाँ पे है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे जो हम वीडियो लेकर के आएंगे इसमें हम आगे की चीज़ें की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो है वो लोकसभा के बारे में आएगा, और यहाँ से हम एक एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते चलेंगे। टाइम जो होगा कब आएगा ये हम इससे आपको आगे पोस्ट डाल करके बता देंगे, या अगली वीडियो में हम आपको पूरी शेड्यूल लेकर के आएंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे, इसमें पूरा शेड्यूल बता देंगे कब कौन कौन सा वीडियो आएगा, और कौन सा लाइव होगा, कौन सा रिकॉर्डेड होगा, वो सब आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबको बताइए कि हमारे चैनल पर पूरी सीरीज आ रही है पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, या फिर अगर आप सामान्यतः भी भारत की व्यवस्था को समझना चाहते हैं, किस तरीके से सरकार चलती है ये समझना चाहते हैं, अपने अधिकारों को समझना चाहते हैं, तो हमारे हर वीडियो को देखिए, और आप इससे बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से आप किस टॉपिक पर पहले वीडियो चाहते हैं। ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।